हेलो बच्चों, सबको बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। आशा करता हूं आप सब लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। ठीक है बच्चों, आई होप ऑडियो और वीडियो क्लियर होगा, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो। और सबका अपना जूलॉजी के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों, सबका बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। और अपनी प्यारी सी 360 डिग्री आर्मी की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। ठीक है भाई, तो अब जूलॉजी हम पढ़ रहे हैं यार। जूलॉजी का फर्स्ट लेक्चर तो अपन ने देख लिया था, यूट्यूब पे गया था बच्चों, और अपन ने जंतु उत्तकों की बात करी है। ठीक है, क्लास की शुरुआत करने से पहले इतना आप लोगों को बोलना चाहूंगा और इतना विश्वास आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम जैसा जैसा पढ़ेंगे वैसा वैसा ही आप लोगों को पढ़ना है। जो जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, जो जो चीजें मैं आपको लिखाने वाला हूं, वही के वही पर्याप्त हैं और इसके ज्यादा आपको पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो जूलॉजी को बहुत आसान तरीके से समझेंगे, बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे और इतना विश्वास दिलाता हूं बच्चों कि जो हम पढ़ रहे हैं उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आंख बंद करके आप विश्वास कर सकते हो बच्चों, हर वो चीज जो आपके लिए जरूरी है, हर वो चीज जो आपके एग्जाम में आने वाली है, हर वो चीज जो एनसीईआरटी कहना चाहती है, वो सब का सब मैं आपको यहां पर करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो सबको बहुत बहुत गुड आफ्टरनून बच्चों। तो शुरुआत देखो यार, अपन ने क्या क्या किया था बच्चों। हम लोगों ने जंतु उत्तक की बात की थी बच्चों, आपको याद होगा। और जंतु उत्तक में हम लोग उपकला उत्तक की बात कर रहे थे बच्चों। तो आज वही हम कंटिन्यू करेंगे, उपकला उत्तक। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने उपकला उत्तक की बात की थी बच्चों, तो उपकला उत्तक से ही हम उसकी शुरुआत करेंगे। सबको बहुत बहुत गुड आफ्टरनून बच्चों, और इतना विश्वास, इतना प्रेम देने के लिए बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर बार मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसा जैसा हम पढ़ने वाले हैं वैसा वैसा ही अपने पास आने वाला है। ठीक है बच्चों, चलो तो उपकला उत्तक की बात की थी बच्चों अपन ने, और लास्ट क्लास में अपन ने देखा था उपकला उत्तक के दो प्रकार होते हैं, एक सरल उपकला और एक अपने पास संयुक्त उपकला। तो हम सबसे पहले उपकला उत्तक में किसकी बात कर रहे थे बच्चों? हम लोगों ने सबसे पहले सरल उपकला, यानी हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे थे? सिंपल एपिथीलियम। जरा कमेंट करके बताओ बच्चों, यह सरल उपकला एक स्तरीय होती थी या एक से अधिक स्तर से बनी होती थी? कौन बताएगा? सर, ये जो उपकला उत्तक हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो सरल उपकला हम पढ़ रहे हैं, ये एक स्तरीय थी बच्चों या बहुस्तरीय थी? सरल उपकला जो अपन ने शुरुआत की थी, हां बेटा डीपीपी आज से मिल जाएगी, आज से आपको डीपीपी मिलने भी लग जाएगी बेटा। हां बहुत बढ़िया बच्चों, एक स्तर से, तो एक स्तरीय थी, बिल्कुल सही। और इसमें अपन सरल उपकला के प्रकार पढ़ रहे थे, तो सरल उपकला में अपन ने पहला प्रकार पढ़ लिया था बच्चों, सरल शल्कीय उपकला। ये हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था बच्चों, सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम। याद करो, ये अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बच्चों। इसमें अपन ने कहा था टाइल आकार की चपटी कोशिकाओं का होता है, इसमें चपटी कोशिकाएं पाई जाती थी बच्चों। ठीक है, हां बेटा, मैं आपको क्लास के बाद टेलीग्राम आईडी भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन ने इसमें देखा था बच्चों, चपटी कोशिकाएं होती है जिसके किनारे अनियमित होते हैं। चपटी कोशिकाएं इसमें पाई जाती थी जिसमें अनियमित किनारे थे, और ये कहां कहां मिलती थी? ये सरल शल्कीय उपकला अपन ने पढ़ा था बच्चों, बोमेन संपुट में मिलती है, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति में मिलती है, याद आया आपको, और कूपिकाएं, फेफड़ों के कूपिकाओं में मिलती है। ठीक है बच्चों, अब सरल के बाद दूसरा पढ़ेंगे आज अपन। यहां तक अपन ने पढ़ लिया था, अब अपन दूसरा पढ़ेंगे बच्चों। अब अपन सरल घनाकार उपकला से शुरुआत करेंगे। ठीक है, सरल घनाकार उपकला जिसको हम कहते हैं
सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम। ठीक है बच्चों, तो अब अपन कहां से शुरुआत करेंगे भाई? अब हम कहां से शुरुआत करेंगे? इससे सरल उपकला में दूसरी पॉइंट अब पढ़ेंगे अपन। दूसरा क्या होता है बच्चों? सरल घनाकार उपकला। घनाकार उपकला का मतलब देखो, इसमें क्यूब आकार की कोशिकाएं होती है बच्चों। ये क्यूब होता है ना, आप लोगों ने क्यूब देखा होगा बच्चों, घनाकार। ये देखो क्यूब शेप की कोशिकाएं होती हैं बच्चों इनमें। इसमें आपके पास घन आकार की क्यूब होता है बच्चों। वो अपन सांप सीढ़ी खेलते थे, सांप सीढ़ी या लूडो खेलते थे, तो सांप सीढ़ी या लूडो में जो डाइस होता है, सांप सीढ़ी में या लूडो में जो डाइस यूज करते हैं ना, डाइस फेंकने वाला, वो डाइस आकार की कोशिकाएं हैं, घन आकार की कोशिकाएं होती हैं इसमें। इसमें घन आकार की कोशिकाएं होती है बच्चों। इसमें अपने पास घन आकार की कोशिकाएं होती हैं, क्यूब लाइक सेल्स। तो इसमें आपको पहला पॉइंट क्या पता होना चाहिए बच्चों? इसमें अपने पास क्यूब लाइक सेल्स यानी घन आकार की कोशिकाएं होती हैं। घन आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं बच्चों। तो सरल घनाकार उपकला जो है उसमें घन यानी क्यूब आकार की। बेटा जितने भी नए बच्चे हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो इसमें घन आकार की कोशिकाएं मिलेंगी बच्चों, क्यूब लाइक सेल्स मिलेंगे। ठीक है, और ये स्त्रावन और अवशोषण में कार्य करेंगे बच्चों। और आपको ध्यान में रखना है इनका प्रमुख कार्य किसमें होगा बच्चों? स्त्रावन एवं अवशोषण में। ठीक है, स्त्रावन और अवशोषण में काम है। कोई भी चीजें कोशिका से बाहर फेंकनी है, कोशिका से बाहर फेंकनी होती है उसको स्त्रावन कहते हैं, कोशिका के अंदर लेनी होती है तो अवशोषण कहते हैं। बेटा डीपीपी आज क्लास के बाद मिल जाएगी, डीपीपी आज क्लास के बाद मिल जाएगी बच्चों। तो ये कोशिकाएं, ये जो उपकला है बच्चों घनाकार, इसमें क्यूब आकार की कोशिकाएं होंगी, घन आकार की कोशिकाएं होंगी, और ये स्त्रावन और अवशोषण में काम करेगी। और सर इसके उदाहरण, ऐसी ये उपकला आपको कहां पर मिलेगी बच्चों? ये उपकला आपको कहां मिलेगी? देखो बच्चों, अपने किडनीज होते हैं, अपने किडनीज होती है वृक्क, किडनीज के अंदर नेफ्रॉन मिलते हैं बच्चों। किडनी के अंदर आपको मालूम होगा नेफ्रॉन पाए जाते हैं, और नेफ्रॉन में कुंडलित नलिकाएं होती हैं। अगर आपको याद हो बच्चों, नेफ्रॉन की संरचना हम पढ़ेंगे आगे मानव कार्यकी में, तो नेफ्रॉन में आपको याद होगा बच्चों ऐसे कुंडलित नलिकाएं होती हैं। अगर आपको याद है बच्चों, ये कुंडलित नलिकाएं होती हैं, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये दूरस्थ कुंडलित नलिका। जब अपन किडनी पढ़ते हैं ना बच्चों, किडनी के अंदर अपने पास नेफ्रॉन की संरचना होती है, नेफ्रॉन में समीपस्थ और दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं होती हैं बच्चों, उसमें आपके पास सरल घनाकार उपकला होती है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं किडनी के जो नेफ्रॉन होते हैं बच्चों, वृकाणु, किडनी के नेफ्रॉन में पीसीटी और डीसीटी, पीसीटी और डीसीटी, इसको हम कहते हैं बच्चों समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं। और दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं। और दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं, सही बात है। तो पीसीटी और डीसीटी ये समीपस्थ और दूरस्थ कुंडलित नलिकाओं में किसकी परत पाई जाती है? घनाकार उपकला की, घनाकार उपकला की। और दूसरा उदाहरण, पहला तो ये हो गया बच्चों,
दूसरा जो ग्रंथियों की नलिकाएं होती हैं, ग्रंथियों की नलिकाएं जो होती हैं बच्चों, है ना, हमारे शरीर में ग्रंथियां होती हैं, पाचन ग्रंथियां होती हैं बच्चों। अरे शिवांशी जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बेटा जो जो मैं बता रहा हूं वो सब लिखने हैं बच्चों, जो जो मैं पॉइंट्स लिखा रहा हूं यू के यू नोट्स में लिखने हैं, जो जो मैं पॉइंट्स लिखा रहा हूं यू के यू नोट्स में लिखने हैं। इसके बाहर कुछ नहीं पूछेंगे, इसके बाहर आपका कोई सवाल नहीं जाने दूंगा मैं आप लोगों को लिए। हां बेटा दूसरा लेक्चर है स्नेहा जी, ये आज का सेकंड लेक्चर है। तो देखो यार अपन सरल घनाकार उपकला की बात कर रहे हैं। सरल घनाकार उपकला में किस आकार की कोशिकाएं होंगी बच्चों? घन आकार की कोशिकाएं होंगी। ये कोशिकाएं या ये उपकला स्त्रावन और अवशोषण में काम करेगी। ठीक है। अरे ऋतिक जी आप ओल्ड स्टूडेंट है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आप कैसे हैं? और इस प्रकार की उपकला आपको कहां मिलती है बच्चों? किडनी के नेफ्रॉन में समीपस्थ और दूरस्थ कुंडलित नलिकाओं में मिलेगी। और ग्रंथियों की नलिकाएं, जो पाचन ग्रंथियां होती है ना बच्चों, उनकी जो नलिकाएं होती हैं उनमें भी यह उपकला होगी। बेटा पीसीटी और डीसीटी का इंग्लिश होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल और डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। इसकी इंग्लिश अपन मानव कारिकी में पढ़ेंगे। इसकी इंग्लिश बच्चे में मैं आपको मानव की कारिकी में बता दूंगा बेटा, ठीक है ना। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, इसकी अंग्रेजी अपन मानव कारिकी में लिखेंगे बेटा, ठीक है। तो यहां पर याद रखना, वापस मेरे साथ साथ याद करो, क्लास में ही याद कर लेंगे और हर एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से रिलेट करके पढ़ेंगे। सुन लो अपन किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? घनाकार उपकला। घनाकार मतलब कैसी कोशिकाएं? दिमाग में आना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए सर। डाइस, डाइस फेंकते हैं लूडो और सांप सीढ़ी में, घन आकार की कोशिकाएं होंगी सर। किसमें काम करेंगी सर? किसमें काम करेंगी? स्त्रावन, बाहर फेंकने में, या अवशोषण, पदार्थों को अंदर लेने में काम करेगी उपकला। और कहां मिलेगी? कहां मिलेगी सर? हमारे किडनी के नेफ्रॉन, किडनी के नेफ्रॉन में समीपस्थ और दूरस्थ कुंडलित नलिकाओं में मिलेगी और ग्रंथियों की नलिकाओं में मिलेगी। आ गई बात सबको समझ में? तो यह घनाकार उपकला हो गई बच्चों, यह घनाकार उपकला हो गई। अब तीसरी पढ़े। तुषार बेटा दूसरा लेक्चर है बेटा, एक ही लेक्चर हुआ है जूलॉजी में। तुषार जी आज दूसरा लेक्चर है बेटा जूलॉजी का, पहला लेक्चर यूट्यूब पे पढ़ाया था अपन ने, ठीक है। चलो ठीक है। और देखो बच्चों एक चीज है, जितना आप लोग मुझे प्यार, जितना प्यार और सम्मान आप लोग दे रहे हो ना, इतना आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूं बच्चों, आप लोगों के साथ इतना सा भी गलत नहीं होने दूंगा। देखो हो सकता है क्लास में ज्यादा गाने ना सुना पाऊं, हो सकता है ज्यादा इधर उधर की बात मैं आपसे ना कर पाऊं, लेकिन 2027 के नीट के पेपर में जब आप एग्जाम दोगे ना, उस दिन दिल से दुआओं दोगे सर कि जैसा जैसा हमने पढ़ा था वैसा वैसा आया। इतना आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं बच्चों, जो जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसा जैसा हम पढ़ने वाले हैं, वैसा ही आपके पेपर में आएगा। एक सवाल भी नहीं गिनने दूंगा, ठीक है बच्चों। चलें आगे। नोट कर लिया होगा आप सबने, घनाकार उपकला में किस प्रकार की कोशिकाएं हैं, यह उपकला किसमें काम करेगी, और यह उपकला आपको कहां पर मिलेगी, ठीक है। चलो अब आ जाओ बेटा। अशोक जी बता दिया बेटा वापस बेटा। अब तीसरा प्रकार ले रहा हूं बच्चों, तीसरा सरल स्तंभाकार उपकला। अब तीसरे प्रकार की हम बात कर रहे हैं बच्चों, सरल स्तंभाकार उपकला, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों सिंपल कॉलमनार एपिथीलियम, ठीक है बच्चों। अब अपने पास क्या है बच्चों? सरल स्तंभाकार उपकला, ठीक है।
स्तंभाकार। अब स्तंभ होता है बच्चों लंबा, स्तंभ कैसा होता है? लंबा, है ना। स्तंभ पिलर होता है, ये मकान इमारतें खड़ी होती हैं तो वो स्तंभ होता है। स्तंभ कैसा होता है बच्चों? लंबा। स्तंभ कैसा होता है? लंबा, पतला और लंबा। तो इसमें कोशिकाएं कैसी होंगी सर? इसमें पतली और लंबी कोशिकाएं होंगी सर, इस तरह से। ये देखो, ये सर इसमें पतली और लंबी कोशिकाएं होंगी, पतली और लंबी कोशिकाएं होंगी, और केंद्रक नीचे की तरफ होगा। ठीक है, ये देखो अपने पास सर, ये पतली स्तंभ आकार की कोशिकाएं हैं। तो ये देखो यार सर, इस तरह से ये पतले लंबे स्तंभ आकार की कोशिकाएं होती हैं इसमें। और इसमें देखो बच्चों, केंद्रक कहां है? इसमें केंद्रक कहां है बताओ? केंद्रक ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है? इसमें केंद्रक आपको ऊपर दिख रहा है, नीचे दिख रहा है? सर नीचे की तरफ होता है। इसमें अपने पास केंद्रक कहां की तरफ होता है? नीचे की तरफ। तो इसमें क्या होती है बच्चों? पतली व लंबी कोशिकाएं हैं, स्तंभ आकार की पतली व लंबी कोशिकाओं की परत, पतली एवं लंबी कोशिकाओं की परत। सही बात है बच्चों। और केंद्रक कहां होगा? ये केंद्रक देखो नीचे की तरफ है। केंद्रक कहां है इन कोशिका में? आधारीय भाग पर उपस्थित है। केंद्रक आधारीय भाग पर उपस्थित है। आई समझ में बात? तो सरल स्तंभाकार उपकला है बच्चों, इसमें केंद्र नीचे आधारीय भाग पर है और पतली और लंबी कोशिकाओं का समूह है। अब सर यह स्तंभाकार उपकला दो प्रकार की हो सकती है। अब सुनो सर, ये जो स्तंभाकार उपकला है ना, ये स्तंभाकार उपकला जो सर आपने बनाई है, ये दो प्रकार की हो सकती है सर। दो प्रकार की कैसे हो सकती है सर? अभी अपन देखते हैं ये दो प्रकार की कैसे हो सकती है सर। ये दो प्रकार की कैसे हो सकती है बता रहा हूं। ये देखो क्या फर्क है सर। दोनों में क्या फर्क लग रहा है बच्चों? दोनों आपके पास स्तंभाकार है, दोनों हमारे पास स्तंभाकार तो हैं, बट फर्क क्या लग रहा है दोनों में? दोनों में सर एक में लपटें लग रही हैं सर, एक में ऐसा लग रहा है लपटें निकल रही हैं और दूसरे में नहीं है। इसका मतलब बच्चों एक में सीलिया है, कशाबिक जिसको हम कहते हैं। फर्क क्या है देखो दोनों में, दोनों में फर्क क्या है बच्चों? इसमें पक्ष सीलिया, इसमें सीलिया है, ये सीलिएटेड हैं, पक्षमाबिक। समझे आप? ये सर क्या है? इसमें पक्षमाभ है। अगर आप सेल वाला चैप्टर पढ़ते हो बच्चों, सेल वाले चैप्टर में पक्षमाभ ये गति में काम करते हैं, ये गति में काम करते हैं बच्चों। तो अपने पास इसमें सीलिया है, पक्षमाभ है, और ये गैर पक्षमाभी है, नॉन सीलिएटेड।
गैर पक्षमाभी। सही बात है बच्चों, सही बात है। हमारे पास ये दो प्रकार की हो गई बच्चों, दो स्तंभाकार उपकला दो प्रकार की है, एक जिसमें पक्षमाभ होगा और एक जिसमें नहीं होगा। हां बेटा, नोट देखो, दो चीजें, या तो आप मेरे साथ साथ नोट्स बना लो, बट कभी कभार अगर कोई चीज छूट जाती है बच्चों, अगर कोई चीज छूट जाती है तो क्लास के बाद आपको ये पीडीएफ मिलेगी ना, उसमें आप साथ में नोट कर लेना। ठीक है बेटा, अगर बाय चांस कोई चीज छूट जाती है, उसको सही से नहीं लिख पाते हो, तो क्लास के बाद पीडीएफ मिलती है बेटा, उसमें से नोट कर लेना। बट हाथ से लिखने जरूरी है, हाथ से नोट्स लिखने जरूरी हैं, और यू के यू जैसे मैं नोट्स बना रहा हूं आपको भी कॉपी में वैसे ही लिखने हैं बच्चों। अगर कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो क्लास के बाद एंड में पीडीएफ से लिख लेना। और फिर बता रहा हूं बार बार, देखो मेरे हाथ में बच्चों ये मार्कर है, मार्कर बेटा इससे मेरी रोजी रोटी चलती है, आपको पढ़ाता हूं, क्लास लेता हूं, इसी से तनख्वाह चलती है, घर चलती है। हाथ में मार्कर है और इस हाथ में मार्कर पे बोल रहा हूं, जैसा जैसा हम पढ़ते हैं वैसा वैसा आएगा। इसके अलावा आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है चीजों की। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मैं लिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो काम की चीजें हैं वो लिखेंगे, जो काम की चीजें नहीं है वो नहीं लिखेंगे। बेटा पीडीएफ आपके ऐप में क्लास के बाद मिलेगा। अब देखो यार, ये सीलिया क्या करता है बच्चों, ये जो सीलिया है ये करता क्या है, ये कणों को और श्लेष्मा को गति करता है बच्चों, कणों को और श्लेष्मा को गति प्रदान करता है। पक्षमाभ कणों व श्लेष्मा को गति प्रदान करता है। आई समझ में? तो ये जो पक्षमाभ है ना बच्चों, ये पक्षमाभ, कोई कण है, कोई कण को गति करवानी है या श्लेष्मा को अंदर बाहर करना है, तो अपने पास ये पक्षमाभ कणों व श्लेष्मा को गति प्रदान करता है। अब उदाहरण कहां मिलेगा बच्चों, ये उपकला आपको मिलेगी कहां पर, तो जितने भी खोखले अंग होते हैं हमारे शरीर में, बेटा लेक्चर 1 तो आपको देखना ही पड़ेगा बेटा। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, पक्षमाभ ये खोखले अंगों में, अब खोखले अंग कौन कौन से होते हैं शरीर में, खोखले अंगों में दो इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, एक श्वसनिकाएं, श्वसनिकाएं जिनको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। हमारे फेफड़े होते हैं बच्चों, हमारे फेफड़ों के अंदर ऐसे खोखले अंग होते हैं, खोखले अंग होते हैं श्वसनिकाएं, जो वायु को फेफड़ों तक भेजते हैं, वायु को फेफड़ों तक भेजते हैं बच्चों श्वसनिकाएं। और महिलाएं होती है बच्चों, महिलाओं में अंडवाहिनी होती है, महिलाओं में अंडवाहिनी होती है, महिलाएं होती हैं बच्चों, महिलाओं में जननांग होते हैं, महिलाओं में अंडाशय जननांग होते हैं, अंडाशय के बाहर नलिका निकलती है, महिलाओं के जननांगों में एक अंडवाहिनी निकलती है बच्चों। तो अंडवाहिनी और श्वसनिकाओं में ये पक्षमाभी उपकला मिलती है। श्लेष्मा क्या होता है यार, म्यूकस का नाम सुना है बच्चों, म्यूकस अपने लार में होता है, गले में होता है, अपने लार और गले में श्लेष्मा होता है बेटा, चिपचिपा पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ, ठीक है, अपने लार में होता है, गले में होता है, पूरे श्वसन तंत्र में होता है, उसको श्लेष्मा कहते हैं बेटा, चिपचिपा पदार्थ होता है श्लेष्मा। ठीक है, तो पक्षमाभी समझ आ गया कहां कहां मिलेगा। और सर गैर पक्षमाभी कहां मिलेंगी, गैर पक्षमाभी उपकला कहां मिलेगी बच्चों,
ये हमको मिलती है आमाशय में, स्टमक में, और आंत में यानी इंटेस्टीन्स में। आई समझ में बात? देखो उदाहरण है बच्चों, ये उपकला कहां कहां पे होती है बेटा। रेड टी शर्ट नहीं है हमारे पास, हमको नहीं मिला बेटा, हमको ये काला टी शर्ट ही मिला हुआ है। आ गई बात आपको समझ में? बिल्कुल ट्रैकिया भी होती है बच्चों, ट्रैकिया में भी होती है बिल्कुल। श्लेष्मा को म्यूकस कहते हैं, श्लेष्मा को इंग्लिश में म्यूकस कहते हैं बच्चों। ये देखो मशीनों में अपन देखो ग्रीस डालते हैं। मुझे एक चीज बताओ, मशीनों में ग्रीस क्यों डालते हैं सर? मशीनों में ग्रीस क्यों डालते हैं? ताकि सर वो मशीनों को लुब्रिकेट करे, स्नेहन करे। तो आपके शरीर में स्नेहन, आपके शरीर को लुब्रिकेट करने में, आर्द्र बनाने में श्लेष्मा का काम होता है बेटा। बेटा ब्रश बॉर्डर अलग चीज होती है। ब्रश बॉर्डर में हम पढ़ेंगे रसांकुर होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। ब्रश बॉर्डर पीसीटी में मिलता है बेटा, ब्रश बॉर्डर रसांकुर के कारण होता है। ठीक है, तो अपने पास स्तंभाकार उपकला देख लो बच्चों वापस। स्तंभाकार उपकला में पतली और लंबी कोशिकाएं हैं। ये देखो पतली लंबी कोशिकाएं हैं, केंद्रक आधारीय भाग पर है। और ये दो प्रकार के हो सकते हैं बच्चों, दो प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें पक्षमाप लगा हुआ हो वो, और जिनमें पक्षमाप ना हो। तो जिनमें पक्षमाप नहीं है वो अमाशय और आंत में मिलेगी, और पक्षमाप खोखले अंगों में मिलेगी, श्वसनिकाओं में और फैलोपियन ट्यूब में। हां बेटा, आंत मतलब दोनों में होगा। बताओ यार, इतना सबको क्लियर है? इतना सबको क्लियर है? सूक्ष्मांकुर नहीं, तन्नू भी वो आगे पढ़ेंगे बेटा, सूक्ष्म रसांकुर के बारे में आगे बताएंगे बेटा। वो अपन सूक्ष्म रसांकुर क्या होते हैं वो आगे बताऊंगा बेटा। मुस्कान जी कहां अटके बेटा, बोलो। अपन ने बेटा ये उपकला देख रहे हैं, सरल एक स्तरीय उपकला देख रहे हैं अपन, सरल उपकला बेटा, वही बता रहा हूं। और उदाहरण अपन ने देखे। अब देखो, अब मेरी बात सुनना बच्चों ध्यान से। अब मैंने यहां पे कहा कि अगर कोई स्तंभाकार या घनाकार उपकला है, समझे आप? मैंने यहां पर क्या लिया, सुनो बच्चों। अब मैंने आपसे कहा कोई भी स्तंभाकार या घनाकार उपकला है, ठीक है? एक सेकेंड, अब फिर डाउट पोल और डाउट साथ में देखता हूं बच्चों। बेटा नॉन सीलिएटेड का क्या कार्य है? अवशोषण में कार्य होता है बेटा, अवशोषण। अब सुनना, अगर कोई स्तंभाकार या घनाकार उपकला है, और मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई स्तंभाकार या घनाकार उपकला है, यह पदार्थों का स्त्रावन करती है। अगर यह स्त्रावन में कार्य करती है बच्चों, सुनना, यदि यह उपकला स्त्रावन में कार्य करती है, स्त्रावन का मतलब मैंने बताया था बच्चों, स्त्रावन का मैंने मतलब बताया था जब पदार्थों को बाहर फेंकते हैं। पदार्थों को बाहर फेंकने को क्या कहते हैं? स्त्रावन। पदार्थों को बाहर फेंकने को क्या कहते हैं? स्त्रावन। तो यदि यह उपकला स्त्रावन में कार्य करती है तो इन्हें ग्रंथिल उपकला कहते हैं बच्चों।
समझे आप? ग्रंथिल उपकला को हम कहते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथीलियम। देखो यार, बिल्कुल आसान से आसान करके समझेंगे। अगर कोई स्तंभाकार उपकला है या यदि कोई घनाकार उपकला है और वो पदार्थों को बाहर फेंक रही है, वो कोई भी पदार्थों को बाहर फेंकने का काम कर रही है, मतलब यदि यह उपकला स्त्रावन में कार्य करती है तो इनको हम क्या कहेंगे बच्चों? ग्रंथिल उपकला। तो इनको हम क्या कहेंगे? ग्रंथिल उपकला। समझ आ गई? ग्रंथिल उपकला कहेंगे इनको। कोई भी स्तंभाकार या घनाकार उपकला है, यदि ऐसी उपकला स्त्रावन में कार्य करती है, यदि ऐसी उपकला कोई भी पदार्थों को बाहर फेंकने का काम करती है, तो ऐसी उपकला को ग्रंथिल उपकला कहेंगे। आई बात सबको समझ में? अगर स्तंभाकार या घनाकार उपकला है, यह स्त्रावन में कार्य करेगी, तो इनको ग्रंथिल उपकला कहेंगे। अब ये जो ग्रंथिल उपकला है बच्चों, ये जो अपन अब ग्रंथिल उपकला बना रहा हूं, ये ग्रंथिल उपकला दो प्रकार की हो सकती है सर। या तो एक कोशिका से बनी हो सकती है, मतलब एक कोशिकीय हो सकती है ना? एक कोशिकीय यानी यूनिसेल्यूलर हो सकती है सर। और या इस ग्रंथिल उपकला में बहुत सारी कोशिकाएं हो सकती हैं, बहुकोशिकीय हो सकती है, मल्टी सेल्यूलर। समझे बच्चों? भाई अपने पास ग्रंथिल उपकला है। ग्रंथिल उपकला का मतलब समझ गए सर? ग्रंथिल उपकला का मतलब है यह पदार्थों का स्त्रावन करेगी। ठीक है, यह स्तंभाकार या घनाकार उपकला अगर स्त्रावन में काम कर रही है, पदार्थों को बाहर फेंकने का काम कर रही है, तो इनको ग्रंथिल उपकला कहेंगे। और ग्रंथिल उपकला दो प्रकार की है। ग्रंथिल उपकला या तो एक कोशिका से बनी हो सकती है या बहुत सारी कोशिकाओं से बनी हो सकती है। अब इसमें उदाहरण बच्चों, एक कोशिकीय ग्रंथिल उपकला में आ जाती है बच्चों कलश कोशिकाएं। कलश कोशिकाएं जिनको हम कहते हैं बच्चों गॉबलेट सेल्स, ये श्लेष्मा का स्त्रावन करती हैं। समझ आ गई? भाई अपने पास श्लेष्मा की बात हम कर रहे थे, तो श्लेष्मा का स्त्रावन कौन करता है? श्लेष्मा का स्त्रावन कौन करता है बच्चों? ये कलश कोशिकाएं, गॉबलेट सेल्स। और बहुकोशिकीय, इसका उदाहरण बच्चों लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां बच्चों, ये लार का स्त्रावन करती हैं, है ना? मुंह में लार ग्रंथियां होती हैं। लार ग्रंथियों को हम सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं बच्चों। आ गई बात सबको समझ में? हां, पेनेथ सेल्स भी होते हैं बेटा। देखो यार, हुआ क्या था बच्चों, एक चीज बताता हूं। हमारे पुराने सिलेबस में पाचन तंत्र था। हमारे पुराने सिलेबस में पाचन तंत्र पूरा होता था। पाचन तंत्र में अपन कलश कोशिकाओं की बात करते थे, पेनेथ सेल्स की बात करते थे। लेकिन नए सिलेबस में पाचन तंत्र को हटा दिया है बेटा। तो हमको तैयारी नए सिलेबस के हिसाब से करनी है। जो पुरानी चीजें हैं, जो काम की नहीं है, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक चीज मैं आपको बार बार कहता हूं, जब आप किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, एंट्रेंस की तैयारी में क्या जरूरी है, क्या पढ़ना है, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या चीज जरूरी नहीं है, क्या चीज महत्वपूर्ण नहीं है, उसको हटाना भी तो जरूरी है। यार एक चीज सुनो,
एक टीचर को तो सिर्फ बॉटनी पढ़ानी है या जूलॉजी पढ़ानी है या केमिस्ट्री पढ़ानी है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिक्स। एक बच्चे को तो सब कुछ पढ़ना है। तो आप लोगों को फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, बॉटनी भी पढ़नी है, जूलॉजी भी पढ़नी है। इतना सारा चीजें अगर मिल जाएंगी आप लोगों को, तो फिर आप ही कंफ्यूज हो जाओगे, सर कितना पढ़ें कितना नहीं पढ़ें। तो बच्चों, मैं आपको जूलॉजी में साफ साफ बताना चाहता हूं कि जितनी चीजें जरूरी नहीं है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको केवल वही चीजें लिखाऊंगा जो एग्जाम में आने वाली है, वही चीजें बताऊंगा जो काम की है। फालतू चीजों की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। ठीक है बेटा? तो यह समझ आ गई। ग्रंथिल उपकला के दो उदाहरण देखे अपन ने। ग्रंथिल उपकला या तो एक कोशिकीय होगी बच्चों, एक कोशिकीय में कलश कोशिकाएं आएंगी। हां बेटा, नई एनसीईआरटी में जंतु तक है ही नहीं, लेकिन अपन फिर भी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं मानव कार्यकी में आते हैं। आप समझ रहे हो? नई एनसीईआरटी में तो सर एनिमल टिश्यूज के बारे में कुछ दे ही नहीं रखा है। बट फिर भी ये कहीं ना कहीं मानव कार्यकी से जुड़ा हुआ है, इसलिए पढ़ना है बच्चों। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया यार? ग्रंथिल उपकला का मतलब क्या होता है? जो स्त्रावन में काम कर रही है। ठीक है? और इसमें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय है। अब अपने पास सुनो, अब एक पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। अब एक पोल करते हैं, बच्चों। आ जाओ, पहले पोल करते हैं, फिर डाउट देखेंगे। आ जाओ। ठीक है, अब आपको पता है बटो, डायरेक्ट सवाल नहीं आते, हमेशा सवाल आते हैं कितने कथन सही हैं, कितने कथन गलत हैं, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, तो सही कथन का चयन करना है बच्चों। आ जाओ। ठीक है, सही कथन का चयन करना है। ठीक है बच्चों, आराम से। अब आपके पास चार कथन है, इसमें से सही कथन का चयन करना है। चार कथन में से आपको सही कथन का चयन करना है बच्चों। सही कथन का चयन करना है। देखें बच्चों, आओ।
बढ़िया यार, 83% बच्चों ने सही जवाब दिया बेटा। साक्षी, चंदन, पार्थ, करण, डू नॉट डिस्टर्ब मी, मनीष, शिवांशी, आलोक, प्रवीण, डी चंद्र। बहुत अच्छा बच्चों। देखें, सही कथन में पीसीटी और डीसीटी में स्तंभाकार उपकला होती है, गलत। कैसी उपकला होती है बच्चों? घनाकार, घनाकार उपकला होती है। स्तंभाकार उपकला के में केंद्रक मध्य में होता है, गलत। केंद्र मध्य में नहीं होता बच्चों, आधार में होता है, आधारीय भाग में नीचे की तरफ होता है। लार ग्रंथियां एक कोशिकीय ग्रंथिल उपकलाएं नहीं भाई, लार ग्रंथियां बहुकोशिकीय होती हैं। शलक कोशिकाएं जो होती हैं वो होती हैं गॉबलेट। तो सही क्या हो गया? स्त्रावन में कार्य करने वाली कोई भी स्तंभाकार या घनाकार उपकला होगी उसको ग्रंथिल उपकला कहेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब देखो यार आगे, अब अपने पास आगे क्या आता है बच्चों? सुनना, अब अपने पास ग्रंथियां आती हैं जिसको हम कहते हैं ग्लैंड्स। ठीक है ना? अब अपने पास क्या आते हैं बच्चों? यहां पर ग्लैंड्स, ग्रंथियां। देखो, ग्रंथियों का मतलब ही है जो स्त्रावन करेंगी। ग्रंथियों का मतलब ही क्या है बच्चों? ग्रंथियों का मतलब ही यही है कि जो स्त्रावन करेंगी। तो सर ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, ये तो अपन को पढ़ना भी है, आगे मानव कारिकी में सब आएंगे। हमारे पास, हमारे शरीर में या जंतु में दो प्रकार की ग्रंथियां होती है बच्चों। बहिस्त्रावी ग्रंथियां, जिनको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना भाई। दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं बच्चों। क्या मतलब है? देखो आसान है। बहिस्त्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, सुनो, ये ग्रंथि है बच्चों। इन ग्रंथियों में सुनो क्या होता है, ये अपने पास एक बहिस्त्रावी ग्रंथि बना रहा हूं। अब बहिस्त्रावी ग्रंथि के अंदर जो पदार्थ होते हैं, बहिस्त्रावी ग्रंथियों के अंदर जो पदार्थ होंगे ना बच्चों, ये इनका स्त्रावन नलिका के द्वारा करेगा। इनके साथ नलिका या डक्स जुड़ी होती हैं। बहिस्त्रावी ग्रंथियों में क्या होता है बच्चों? बहिस्त्रावी ग्रंथियों में एक नलिका या डक्ट होती है और इस नलिका के द्वारा वो अपने पदार्थ छोड़ते हैं। ठीक है, बहिस्त्रावी ग्रंथियों के अंदर आपको क्या मिलेगा सर? बहिस्त्रावी ग्रंथियों के साथ नलिकाएं जुड़ी होती हैं। बहिस्त्रावी ग्रंथियों के साथ नलिकाएं जुड़ी होती हैं बच्चों, और ये नलिकाओं के द्वारा पदार्थों को छोड़ते हैं, है ना। तो नलिका के द्वारा पदार्थों को विमुक्त करते हैं। यह ग्रंथियां नलिकाओं के द्वारा पदार्थों को विमुक्त करते हैं। सही बात है। तो इनमें नलिकाएं होती है बच्चों, इनसे नलिका जुड़ी होती है। लेकिन अपने पास जो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हैं, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां होती है बच्चों, उनमें कोई नलिका नहीं होती। उनमें कोई नलिका नहीं होती। वो अपने पदार्थ सीधा रक्त में स्त्रावित कर देते हैं। इनमें कोई नलिका नहीं होती बच्चों, इसलिए इनको अपन नलिका रहित कहते हैं, डक्टलेस। नलिका रहित होते हैं बच्चों, इनमें कोई नलिका नहीं होती। तो स्त्रावन सीधे तरल में मुक्त होता है।
इन ग्रंथियों का स्त्रावन सीधे तरल में मुक्त होता है। ठीक है, तो जो ग्रंथियां नलिकाओं के द्वारा पदार्थों को विमुक्त करती हैं, जो ग्रंथियां नलिकाओं के द्वारा पदार्थों को विमुक्त करती हैं वो बहिस्त्रावी हैं, और जो ग्रंथियां सीधे, जिनमें नलिका है ही नहीं बच्चों, इनमें नलिका है ही नहीं, ये सीधे तरल में मुक्त करते हैं स्त्रावन को, वो अंतःस्त्रावी। तो सर उदाहरण ये हम पढ़ेंगे आगे बच्चों। जो भी हार्मोन स्त्रावित करने वाली ग्रंथियां हैं, हार्मोन स्त्रावन करने वाली ग्रंथियां हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे। हमारे सिलेबस में है ना बच्चों, हमारे सिलेबस में अंतःस्त्रावी तंत्र आता है जिसमें हार्मोन का स्त्रावन होता है। तो सर जो भी हार्मोन स्त्रावन करने वाली ग्रंथियां हैं, समझ रहे हो, पीयूष ग्रंथि, ठीक है, अपने पीयूष ग्रंथि, ठीक है, अपने पास थायराइड ग्रंथि, ये सारी ग्रंथियां जो हैं ये अपने पास हार्मोन स्त्रावन करने वाली ग्रंथियां अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हैं। और यहां पर सर उदाहरण, यहां कौन कौन सी आएंगी, तो सुनो, श्लेष्मा स्त्रावन करने वाली, पाचन रस स्त्रावन करने वाली, दूध स्त्रावन करने वाली, कर्ण मोम जिसको कहते ईयर वैक्स, ये सारी ग्रंथियां, ये सारी ग्रंथियां बच्चों बहिस्त्रावी होती हैं। ठीक है, श्लेष्मा स्त्रावन करने वाली जो ग्रंथियां हैं, मतलब जो कलश कोशिकाएं हैं, पाचन रस का स्त्रावन करने वाली, तेल स्त्रावन करने वाली, ठीक है, दूध का स्त्रावन करने वाली स्तन ग्रंथियां, कर्ण, कानों के अंदर जो कर्ण है तो है मोम, कर्ण मोम का स्त्रावन करने वाली, ये सब की सब बच्चों बहिस्त्रावी ग्रंथियां हैं। कर्ण मोम, आई बात सबको समझ में? यार उदाहरण है बच्चों, सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी बात है, ये सारी स्त्रावन करने वाली ग्रंथियां बहिस्त्रावी हैं, सब नलिका के द्वारा स्त्रावन करेंगी, सब नलिका के द्वारा स्त्रावन करेंगी। और जितनी भी हार्मोन स्त्रावन करने वाली ग्रंथियां हैं, ऋतिक जी अब डाउट देख लूंगा बेटा, जितनी भी अपने हार्मोन स्त्रावन करने वाली ग्रंथियां हैं बच्चों वो अंतःस्त्रावी है। तो हार्मोन्स, जितने भी हार्मोन निकलेंगे बच्चों, जितने भी हार्मोन निकालने वाली ग्रंथियां हैं वो सब अंतःस्त्रावी हैं। और श्लेष्मा, पाचन रस, दूध स्त्रावन, तेल का स्त्रावन, कर्ण मोम का स्त्रावन करने वाली ग्रंथियां सारी बहिस्त्रावी हैं। आई बात सबको समझ में बच्चों? ये सब, ये देखो, ये आगे वाले चैप्टर में सब आएंगे बच्चों। मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है हम पढ़ेंगे बेटा, अग्नाशय होती है। अग्नाशय बहिस्त्रावी ग्रंथि के रूप में भी काम करती है, अंतःस्त्रावी ग्रंथि के रूप में भी काम करती है, क्योंकि अग्नाशय से पाचन रस निकलता है। तो अग्नाशय से पाचन रस निकलता है तो वो नलिकाओं के द्वारा निकलता है, और अग्नाशय से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो अंतःस्त्रावी रूप से निकलते हैं। सब पढ़ेंगे बेटा धीरे धीरे मानव कार्यकी में। आप देखो, इतना विश्वास दिलाता हूं, हर चीज पढ़ेंगे। हो सकता है कुछ चीजें अपन बाद में देखेंगे, कुछ चीज पहले देख लेते हैं, बट सब चीजें कवर होंगी बेटा। आपको घबराने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब एक बार डाउट देखते हैं बच्चों आप लोगों के, काफी देर हो गई, आ जाओ डाउट्स की बात करते हैं, आ जाओ। बेटा मॉड्यूल लेना जरूरी नहीं है आरती जी, अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं है कोई दिक्कत नहीं है बेटा,
आपको डीपीपीज मिलेंगी, मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, हर चैप्टर खत्म होने के बाद पीवाईक्यूज भी करवा दूंगा, कोई घबराहट नहीं है बेटा। मैं तो यहां तक कहता हूं अगर एनसीईआरटी किताब भी नहीं है बच्चों, अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी किताब भी नहीं है लेकिन आप मेरे नोट्स फॉलो कर रहे हो तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, मैं समझता हूं बेटा हिंदी माध्यम के बच्चे हैं सर, हम कितना मॉड्यूल पे खर्चा करें, हम दूसरी किताबों पे खर्चा करें, कोई खर्चे करने की जरूरत, कोई दूसरी किताबें लेने की जरूरत नहीं है। ये नोट्स बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, हाथ जोड़ के बार बार बता रहा हूं, बढ़िया तरीके से नोट्स आपने तैयार कर लेना, आपको कतई दिक्कत नहीं होने वाली। राधिका जी जूलॉजी में 180 में से 180 कैसे आएंगे बेटा? पढ़कर आएंगे बेटा, पढ़ोगे, सीखोगे, जानोगे, समझोगे, याद करोगे तो बेटा पूरे नंबर आ जाएंगे। और जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं बेटा उसको आंख बंद करके फॉलो कर लेना, आपको कतई दिक्कत नहीं होने दूंगा। ठीक है, हाँ ऋतिक जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बिल्कुल हो जाएगा, बेफिक्र रहिए। जूलॉजी में आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा बच्चों, आप भी तो भरोसा करके आए हो यार मेरी क्लास में। ठीक है, अगर आप लोग कुछ भरोसा करके आए हो, आप लोग विश्वास करके आए हो बेटा, तो मेरा पूरा दायित्व है बेटा कि आप लोगों के विश्वास को बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अगर आप लोगों ने बिलीव किया है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा। ये मस्त रहो, आपके पास कोई बुक हो या ना हो, कोई संसाधन हो या ना हो, नोट्स अपने पास जरूर रखना बेटा, जो मैं लिख रहा हूं बस वो पर्याप्त है। ठीक है, रिवीजन का स्ट्रैटेजी बता दूंगा बेटा, मैं धीरे धीरे बताता रहूंगा आपको। ईयर वैक्स क्यों निकलती है बेटा? ईयर वैक्स बेसिकली संक्रमण से रोकने के लिए, अगर कानों में कोई डस्ट, मिट्टी या जीवाणु के कण चले जाते हैं ना बेटा, तो ईयर वैक्स जो होती है ना वो सुरक्षा में काम करती है, सुरक्षा में काम करने के लिए। नई एनसीईआरटी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, बिल्कुल है प्रिया जी, मानव जनन 12th वाले में है बेटा, बिल्कुल। हां अरुण जी, अगर आपके पास पुराने नोट्स हैं बेटा तो उसमें से ऐड कर लो कुछ पॉइंट्स, जैसा आपको सही लगेगा। बट मेरा ये मतलब है बेटा, हो सकता है पुराने नोट्स में आपने काफी चीजें एक्स्ट्रा लिखी हुई हो, काफी चीजें आपने एक्स्ट्रा ले रखी हो जो आपके काम की नहीं है। बस मेरे नोट से मैं आपको इतना बताऊंगा कि जो फालतू चीजें हैं वो जरूरत नहीं है बेटा पढ़ने की। ठीक है, कल किसकी क्लास होगी? कल अपनी क्लास है बेटा, श्रावण का बेटा। श्रावण का मतलब होता है फेंकना, श्रावण का मतलब होता है पदार्थों को बाहर फेंकना बेटा। बेसमेंट मेम्ब्रेन के प्रकार नहीं पढ़ेंगे बेटा, अपन बेसमेंट मेम्ब्रेन के प्रकार बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन के लिए बेटा, जनरली नहीं आता। जो एनसीईआरटी में नहीं है वो नहीं पूछते, पेपर नई एनसीईआरटी के हिसाब से ही बनता है, नई एनसीईआरटी के हिसाब से ही पेपर बनता है, और अपने नोट्स में सब कुछ है। हां बेटा, पीडीएफ बैंक हिंदी में करा दूंगा। तरल कुछ भी हो सकता है शिवम जी, तरल रुधिर हो सकता है, लसिका हो सकती है। अपने शरीर में तरल का मतलब क्या है? फ्लूइड। रुधिर हो सकता है, आपके पास लसिका हो सकती है। ठीक है बेटा, चलो ठीक है बेटा, रिवीजन तो बेटा लिखकर पढ़ना पड़ेगा, लिखकर। हां ऋतिक जी, चलो चलो बढ़िया, चलो अब आगे चलें बच्चों, ग्रंथिल यहां तक। अब सुनो एक चीज, अब मैं आपको क्या बता रहा हूं यहां पर, अब ध्यान से सुनना बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं बहिस्त्रावी ग्रंथियों की। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? बहिस्त्रावी ग्रंथियां, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब मैं यहां पर क्या बता रहा हूं बच्चों आपको? बहिस्त्रावी। ठीक है, हां ऋतिक जी कर सकते हो बेटा ऐसा, ऋतिक पाल जी बिल्कुल। अब देखो, बहिस्त्रावी ग्रंथियों के बच्चों 3 प्रकार बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब बहिस्त्रावी ग्रंथियों के 3 प्रकार बता रहा हूं, ध्यान से। इसके सिर्फ उदाहरण याद रखने। होलोक्राइन, एपोक्राइन,
और मैरोक्राइन। ठीक है बच्चों, यहां पर ध्यान देंगे, बहिस्त्रावी ग्रंथियों के 3 प्रकार बता रहा हूं, बहुत आसान है, आसानी से समझ आएंगी, सुनना, आसानी से समझ आएगी। क्या है सर? अभी देखना बच्चों क्या है। देखो बेटो, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो यार, आसानी से। हां बेटा, एक हफ्ते में 3 बॉटनी होती है, 3 जूलॉजी होती है। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, तीनों में आपको क्या लग रहा है? देखो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, इस ग्रंथि में क्या हो रहा है? ये स्त्रावित पदार्थ है। ये जो अपन ने बूंदे बनाई है ना सर, ये जो आपने बूंदे बनाई है, बारिश की बूंदे नहीं है बच्चों, ये क्या है सर? ये स्त्रावित पदार्थ है, ये सर स्त्रावित पदार्थ है। तो मुझे बताओ, यहां पर जब स्त्रावन हो रहा है, यहां पर जब स्त्रावन हो रहा है बच्चों, तो कोशिका का कोई भाग नष्ट हो रहा है? इस वाले केस में जब कोशिका से पदार्थों का स्त्रावन हो रहा है, तो कोशिका का कोई भाग नष्ट नहीं हो रहा है, इनको मैरोक्राइन कहेंगे। यहां पर क्या हो रहा है सर? यहां पर जब कोशिका पदार्थ का स्त्रावन हो रहा है, यहां पर जब कोशिका का पदार्थ स्रावित हो रहा है, तो कोशिका का कुछ हिस्सा, कोशिका का शीर्ष नष्ट हो रहा है। और पहले केस में क्या हो रहा है सर? पहले केस में स्त्रावन के साथ साथ संपूर्ण कोशिका नष्ट हो रही है। पहले केस में क्या हो रहा है सर? कोशिका के स्त्रावन के साथ साथ संपूर्ण कोशिका नष्ट हो रही है, संपूर्ण कोशिका नष्ट हो रही है। वो होलोक्राइन ग्रंथियां हैं, समझे आप? वो होलोक्राइन ग्रंथियां हैं। तो सर इसमें उदाहरण कैसे हैं? देखो, इसका उदाहरण होता है बच्चों तेल ग्रंथियां। तेल की ग्रंथियां बच्चों, जिसको हम कहते हैं सीबेशियस ग्लैंड्स। तो ये कोशिकाएं जब तेल का स्त्रावन करती हैं, ये कोशिकाएं जब तेल का स्त्रावन करती हैं, तो संपूर्ण कोशिका नष्ट हो जाती है। ये तेल का स्त्रावन करती हैं तो संपूर्ण कोशिका नष्ट हो जाती है। ठीक है सर। एपोक्राइन, ये उदाहरण सर यहां पर होती है स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियां बच्चों, जिनसे दूध निकलता है, स्तन ग्रंथियां जिनसे दूध निकलता है। तो जब इनसे दूध निकलता है बच्चों, तो इनकी कोशिकाओं का कुछ अंश निकल जाता है, इनका कुछ अंश निकल जाता है। और मैरोक्राइन ग्रंथियां बच्चों, जिनमें स्त्रावन के द्वारा कोशिका का कोई भाग नष्ट नहीं होता, इसका उदाहरण है पैंक्रियास। एक चीज सुन लेना, वैसे ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये तीनों बिंदु जो हैं वो एनसीईआरटी में नहीं है। बट अगर आप कहीं क्वेश्चन करोगे, मैंने कहा था अपने नोट्स के बाहर कोई चीज नहीं जाएगी, तो नोट्स में अगर कोई आपसे कभी कोई सवाल आ जाए उदाहरण के बारे में कि होलोक्राइन ग्रंथि का उदाहरण बताओ, तो इनके उदाहरण पता होने चाहिए। ठीक है, इनके उदाहरण आपको पता होने चाहिए, सिर्फ इनके उदाहरण आपको पता होने चाहिए, इनके उदाहरण आपको पता होने चाहिए बच्चों, बस इनके उदाहरण आपको पता होने चाहिए बस। तो जब स्त्रावन होता है, स्त्रावन के दौरान कोई कोशिका नष्ट नहीं होती, मैरोक्राइन। स्त्रावन के दौरान कोशिका का कुछ भाग नष्ट होता है,
एपोक्राइन। और जब स्त्रावन के दौरान संपूर्ण कोशिका नष्ट हो जाती है तो अपने पास होलोक्राइन। ये क्लियर है बात? ये क्लियर है बच्चों बात? अब देखो यार, अपन ने सरल उपकला तो देख ली, एनसीईआरटी के बाहर नहीं पूछा जाएगा बेटा, बस सिल्क। ऋतिक मिश्रा जी, इनको ऐसे ही याद रखते बेटा, होलोक्राइन, एपोक्राइन, मैरोक्राइन, यही याद रखती है हिंदी में भी। अब यार देखो स्तरीय उपकला, अब स्तरीय उपकला, अब स्तरीय उपकला। अब बच्चों आ जाओ, अब अपने पास क्या आ जाती है? अब अपने पास सरल उपकला के बाद देखो बच्चों, अब अपने पास क्या बाकी है? स्तरीय या संयुक्त उपकला, जिसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रैटिफाइड या कंपाउंड एपिथीलियम। अब अपने पास दूसरी कौन सी आ जाती है बच्चों? ओह, इंग्लिश में। बॉयज एंड गर्ल्स, यू वांट मी टू टॉक इन इंग्लिश? आई कैन टॉक इन इंग्लिश. आई हैव नो प्रॉब्लम्स व्हाटसोएवर इन टॉकिंग टू इंग्लिश. आई एम very comfortable in English language. You know, and in English language, I can do a lot of accents. I can do American accents. I can do an English accent. I can do a Russian accent. So I'm very, very comfortable in English. Now, what we're doing is we're talking about epithelial tissues. We talked about simple epithelial tissues, and now we will be talking about compound या stratified epithelium. ठीक है, तो ऐसा एंटरटेनमेंट बीच में देते रहेंगे बेटा, आपको ऐसे दिक्कत नहीं होगी। देखिए, बहुत ज्यादा गाना वाना तो हम नहीं गा पाएंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा इधर उधर की बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत आपको ऐसे एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। हाँ, या बढ़िया। अब आ जाओ, तो देखो यार, पहली चीज, स्तरीय उपकला कैसी होती है बच्चों? एक से अधिक स्तर से बनी होती है। एक से अधिक स्तर से निर्मित होती है। और बताओ बच्चों, अगर ये एक से अधिक स्तर से बनी हुई है, यदि ये कोशिका एक से अधिक स्तर से बनी हुई है बच्चों, तो ये किसमें कार्य करेगी? इसका कार्य क्या होगा बच्चों? सुरक्षा में, प्रोटेक्शन में काम करेगी यार। अगर ये एक से अधिक स्तर से बनी हुई है बेटा, सिबेशियस ग्लैंड्स मतलब तेल की ग्रंथियां बेटा, तेल ग्रंथियां त्वचा पर होती है ये, तो सुरक्षा या रक्षा, प्रोटेक्शन में कौन काम करती है बच्चों? स्तरीय उपकला। अब इसमें देखो, पहली, इसके प्रकार देख लें अब यार, आसान से फटाफट देख लेते हैं। इसके प्रकार में पहली आती है बच्चों, सुनना, स्तरीय कैरेटिन युक्त शल्कीय उपकला। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्ट्रैटिफाइड कैरेटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथीलियम। कैरेटिन क्या होता है बच्चों, किसी को मालूम है? कैरेटिन क्या होता है बच्चों? कैरेटिन प्रोटीन होता है। कैरेटिन प्रोटीन होता है जो बालों में और नाखून में होता है।
तो नाखून में, बालों में और त्वचा की सतह पर केराटिन प्रोटीन होता है बच्चों। हमारे बालों में, नाखून पर, त्वचा की सतह पर क्या होता है? केराटिन प्रोटीन होता है। तो स्तरीय केराटिन युक्त शल्कीय उपकला कहां मिलेगी बच्चों? कहां मिलेगी ये उपकला कहां मिलेगी? त्वचा की शुष्क सतह पर। त्वचा की जो शुष्क सतह है उस पर मिलेगी ना भाई। आपके पास बालों में, नाखून में, त्वचा की जो बाह्य सतह है, इसमें अपने पास ये स्तरीय केराटिन युक्त शल्कीय उपकला मिलेगी बच्चों। ठीक है, तो बालों में, नाखून में, त्वचा की जो बाह्य सतह है, इसमें, ये सब में आपको ये मिलेगी। फिर दूसरी बच्चों, दूसरी आती है स्तरीय गैर केराटिन जिसमें केराटिन नहीं होता बच्चों। अब स्ट्रैटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथीलियम, ये कहां मिलेगी? यार देखो, अब इसमें केराटिन नहीं है तो ये शरीर के अंदर मिलेगी, है ना भाई। शरीर के बाहर तो केराटिन होता है, लेकिन शरीर के अंदर तो नहीं मिलेगी बच्चों। शरीर के अंदर तो नहीं मिलेगी, तो ये कहां मिलेगी? मुख गुहा के आंतरिक स्तर। मुख गुहा का आंतरिक स्तर मिलेगा बच्चों, यहां पर मिलेगी। ग्रसनी और ग्रसिका में, ग्रसनी और ग्रसिका में मिलेगी। और बच्चों योनि का आंतरिक स्तर में। ये आपको स्तरीय नॉन केराटिनाइज, हां बेटा, ग्रसनी, ग्रसिका, ईसोफेगस या फेरिंग्स, ये आपको स्तरीय गैर मिलेगी। फिर आपको तीसरी होती है बच्चों स्तरीय घनाकार उपकला। तीसरी आती है स्तरीय घनाकार यानी स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम। ये घनाकार हो गई बच्चों, क्यूब आकार की कोशिकाएं होंगी इसमें। ये कहां मिलेगी? ठीक है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। हां, ये कहां मिलेगी बच्चों? ये आपको मिलेगी लार ग्रंथियों और अग्नाशय की नलिकाओं में। लार ग्रंथियां और अग्नाशय की नलिकाएं में। और आखिरी में बच्चों, आखिरी में ट्रांजिशनल उपकला होती है। ये लचीली होती है। एक लचीली उपकला आती है बच्चों, ट्रांजिशनल। ये मूत्राशय में मिलती है, क्योंकि मूत्राशय भरता है ना मूत्र से। अब देखो यार, ये उदाहरण है, आपको याद रखने हैं बच्चों।
ये बेसिकली उदाहरण है जो आपको याद रखने। अपने पास एक से अधिक स्तर वाली ये उपकला इतनी याद रखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये भी मैं आप लोगों को ज्यादा ही बता रहा हूं, इतना भी जरूरत नहीं होती। ज्यादातर इस पे सवाल बनते ही नहीं है। कोई बहुत पुराने सवाल बने होंगे तो ठीक है, बट आपके पास ये स्तरीय उपकला है बच्चों। ये ट्रांजिशनल उपकला लचीली होती है बच्चों, फ्लेक्सिबल, क्योंकि मूत्राशय में मूत्र भरेगा तो वो फैलेगा। मूत्राशय के अंदर जो मूत्र भरेगा तो वो फैलेगा बच्चों, इसलिए लचीली फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो मूत्राशय के अंदर कौन सी उपकला होती है? ट्रांजिशनल। ठीक है बेटा, अरे सुनो मेरी बात, सुन लो बच्चों। नई एनसीईआरटी में तो ये उत्तकों के बारे में है ही नहीं, लेकिन मानव कार्यकी में ये कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। तो ये उदाहरण याद रखने हैं बच्चों। कौन सी उपकला कहां कहां मिलेगी, कौन सी उपकला कहां कहां मिलेगी। कौन सी उपकला कहां कहां मिलेगी। बेटा ये सारी चीजें सुन लो। ये सारी चीजें जो थी ना वो पुरानी एनसीईआरटी में थी। नई एनसीईआरटी में इन चीजों को हटा दिया गया है। बहुत प्रबल संभावना है कि सर इस पे सवाल अब नहीं बनेगा, लेकिन बेटा अपना जो प्लानर है उसमें कुछ पुराने सिलेबस के टॉपिक्स हैं, इसलिए अपन वो पढ़ रहे हैं बेटा। ये सब पुराने सिलेबस में दे रखा था, नई एनसीईआरटी में तो इनके बारे में कुछ दे भी नहीं रखा है। बट फिर भी बच्चों ये कहीं ना कहीं मानव कार्यकी से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं ये चीजें मानव कार्यकी से जुड़ी हुई हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा अपन। अरे बैड बॉय पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद यार, चलो बढ़िया बेटा। तो यार देखो बॉटनी जो आप लोग पढ़े हो आपको मालूम होगा, बॉटनी में मैंने एक भी सवाल नोट से बाहर नहीं जाने दिया था। बॉटनी में हर चीज नोट्स में थी। जूलॉजी में भी ऐसे ही करेंगे बेटा अपन। ठीक है यार, 15 देखो 16-17 साल मैंने जूलॉजी पढ़ाई थी, वो तो ऑनलाइन में बॉटनी में क्लास मिल रही थी बेटा। बट इस बार अपन बता रहा हूं जबरदस्त तरीके से, धमाकेदार तरीके से जूलॉजी करेंगे यार। अब देखो यार, अब आ जाओ सबसे पहले, अब लेक्स आज का। अब अपने पास सुन लो, अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं। अब अपन बात करने वाले हैं ये जो उपकला उत्तक होते हैं। उपकला उत्तक में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक संधियां पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको हम कहते हैं जंक्शंस। ठीक है, अब देखो यार, अब अपने पास आखिरी में आज उपकला उत्तक में अब क्या पढ़ेंगे अपन। उपकला उत्तक में संरचनात्मक और क्रियात्मक संधियां। उपकला उत्तक में संरचनात्मक और क्रियात्मक संधियों की बात करेंगे अब देखो यार बहुत आसान है, 3 तरह की पढ़ेंगे, सुनना। ये 3 प्रकार के पढ़ेंगे बच्चों अपन। ठीक है ना, 3 प्रकार की संधियां पढ़ेंगे अपन। ये क्या होती है भी बता रहा हूं, क्या होती है बच्चों, यही तो।
ठीक है, तीन तरह की संधियां पढ़ेंगे अपन, तीन तरह की संधियां पढ़ेंगे। बता रहा हूं क्या मतलब है सर, सुनो एक एक करके आराम से देखो। तीन प्रकार की संधियां क्या होती हैं देखो। इधर देखो बच्चों, संधियां किसके बीच में होंगी? दो कोशिकाओं के बीच में। ये एक कोशिका है बच्चों, ये दूसरी कोशिका है। अब दोनों कोशिका के बीच में, दोनों कोशिका के बीच में अगर पदार्थों को लीक होने से रोकना है, ये देखो, मुझे एक चीज बताओ बच्चों, अपने पास अपने घरों में जब नल टपकता है, अपने घरों में जब नल टपकता है ना पानी का, तो एम सील लगाते हैं। अगर कोई नल वल लीक करता है तो आप उसको किससे बंद करते हो? अगर कोई नल वल लीक करता है बच्चों, तो आपको मालूम होगा सर उसमें एम सील लगाते हैं, एम सील डाल के उसको लीक होने से रोकते हैं। तो यहां पर भी यही है बच्चों, ऐसी संधि जो पदार्थों को लीक होने से रोके, ऐसी संधि जो पदार्थों को लीक होने से रोकेगी बच्चों, एम सील के रूप में काम करेगी, एम सील के रूप में काम करेगी। तो उसको हम क्या कहते हैं? टाइट जंक्शन, दृढ़ संधि। दृढ़ संधि क्या कर रही है? पदार्थों को लीक होने से रोकती है बच्चों। यह संधि पदार्थों को लीक होने से रोकती है। समझ गए बच्चों? अच्छा, हा दिव्यांशु जी ने देखो, सर नल में पानी लीक होता है तो फिर हाथ से रोक देते हैं। अरे तो हाथ से जिंदगी भर थोड़ी रुकता है, उसको एम सील डाल के बंद करना पड़ता है ना यार। ऐसे क्या कर रहे हो यार, मजे ले रहे हो? आई समझ में बात? अब देखो फिर नेक्स्ट आता है सर अधेरिंग, नेक्स्ट आता है देखो ये आसंजी संधि। आसंजी संधि, इसमें क्या होगा मुझे बताओ? जब मकान बनता है, मकान बनता है तो पत्थर को या ईंटों को किससे जोड़ा जाता है? जब मकान बनता है बच्चों, मकान बनता है तो पत्थर और ईंटों को किससे जोड़ा जाता है? सीमेंट से जोड़ा जाता है, सीमेंट से जोड़ा जाता है। तो यहां पर भी, यहां पर भी बच्चों दो कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़ने में, जो सीमेंट की परत दो कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़ती है, ऐसी सीमेंट की परत दो कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। जैसे पत्थर और ईंटों को सीमेंट से जोड़ते हो, पत्थर और ईंटों को सीमेंट से जोड़ते हो, तो यहां पर भी बच्चों वो सीमेंट की परत जो कोशिकाओं को जोड़ने का काम करती है। तो यह सीमेंट रूपी परत होती है, जो कोशिकाओं को जोड़ने का काम करती है। सही बात है भाई। अगर पदार्थों को लीक होने से रोकना है, मैं फिर बता रहा हूं, पदार्थों को लीक होने से रोकता है। अगर कोई पदार्थ कोशिका से बाहर लीक ना हो तो दृढ़ संधि काम करती है। यह पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकलने में रोकती है, ठीक है। और जो आसंजी संधि है, आसंजी संधि है, वो सीमेंट रूपी परत होती है जो कोशिकाओं का जोड़ने का काम करती है। गैप जंक्शन, अच्छा बच्चा, गैप जंक्शन को हिंदी में कहते हैं अंतराली संधि। अब ये क्या करेगी यार? अंतराली संधि क्या करती है बच्चों?
मान लो दो कोशिकाएं हैं, दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों को भेजना है। अगर आप दो कोशिकाओं के मध्य कोई पदार्थों का स्थानांतरण करना चाहते हो, अगर आप दो कोशिकाओं के बीच में पदार्थों का स्थानांतरण करना चाहते हो, दो पदार्थों के बीच में, दो कोशिकाओं के बीच में पदार्थों का स्थानांतरण, आप चाहते हो इस कोशिका से कुछ पदार्थ इस कोशिका में आ जाएं या इस कोशिका के पदार्थ इस कोशिका में चले जाएं, पदार्थों का स्थानांतरण आपको करना हो तो अंतराली संधि होती है। यह कोशिका के कोशिका द्रव्य को जोड़ रही है। यह कोशिका के कोशिका द्रव्य को जोड़ती है ना, कोशिका द्रव्य को जोड़ती है। किस लिए? छोटे अणु, खनिज, आयंस, एवं कुछ बड़े अणु के स्थानांतरण हेतु। आई बात सबको समझ में भाई? आई बात सबको समझ में? तो तीन प्रकार की संधियां हैं बच्चों, तीन प्रकार की संधियां मैंने आपको यहां पर बताई हैं। तीन प्रकार की संधियां मैंने आपको यहां पर बताई हैं। अगर किसी पदार्थ को कोशिका से लीक होने से रोकना है, कोई पदार्थ कोशिका से बाहर लीक ना हो पाए, तो दृढ़ संधि। दो कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़ने में सीमेंट रूपी परत, आसंजी संधि। और अगर एक कोशिका से दूसरे कोशिका के मध्य पदार्थों का स्थानांतरण करना है, दोनों कोशिका द्रव्य को जोड़ना है, तो अंतराली संधि। बताओ यार, यहां तक आई होप सबको क्लियर होगा? यहां तक सबको क्लियर होगा? अब इस पे पोल भी करेंगे यार, बिल्कुल करेंगे। यहां तक क्लियर है? अब एक पोल करते हैं बच्चों, आओ। यहां तक क्लियर है तो बिल्कुल एक पोल करेंगे यार, आओ। बेटा इसमें एग्जाम्पल नहीं होते, ये संधियां इसके उदाहरण नहीं होते हैं, ये संधियों के प्रकार हैं, इसमें एग्जाम्पल नहीं होते बेटा। बेटा ये सिर्फ उपकला उत्तक में मिलते हैं। ये सारी संधियां जो हैं ये केवल उपकला उत्तक में मिलती हैं, सारी उत्तकों में नहीं मिलती, केवल उपकला उत्तक में मिलेगी बच्चों, केवल उपकला उत्तक में मिलेगी। अब आ जाओ, सवाल करते हैं, आ जाओ। ठीक है, गलत कथन का चयन करना है बच्चों।
ठीक है बच्चों, आपको गलत कथन का चयन करना है इसमें। गलत कथन का चयन करना है बच्चों। देखें भाई, गलत कथन बताना था भाई। बहुत बढ़िया यार, 86 87% बच्चों। अवकेश, साक्षी, करण, मनीष, डू नॉट डिस्टर्ब मी, पार्थ श्रीवास्तव, प्रतीक, शिवांशी, प्रवीण, मोहित, मीणा। बहुत अच्छा बच्चों। साक्षी जी नंबर 1 पर हैं, चंदन जी नंबर 2 पर हैं, पार्थ श्रीवास्तव जी नंबर 3 पर हैं। तो यार देखो यार, गलत। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका रहित होती हैं, बिल्कुल सही है भाई। मूत्राशय में लचीली उपकला मिलती है, ट्रांजिशनल उपकला, बिल्कुल सही है भाई। कोशिका को जोड़ने में आसंजी संधि काम करती है, बिल्कुल। सीमेंट की परत होती है। दृढ़ संधि पदार्थों के स्थानांतरण में कार्य नहीं करती यार। पदार्थों के स्थानांतरण में तो अंतराली संधि काम करती है बच्चों। ये तो पदार्थों को लीक होने से रोकती है, पदार्थों को लीक होने से रोकती है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रही है बात। देखो यार, आराम से चीजें पढ़ेंगे, आराम से चीजें समझेंगे। आप लोगों को जूलॉजी में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने दूंगा बच्चों। हम आराम से धीरे धीरे चीजों को समझ रहे हैं, धीरे धीरे तरीके से पढ़ रहे हैं। नीट एस्पिरेंट जी बहुत बहुत धन्यवाद यार। जो लोग बॉटनी भी मुझसे पढ़ रहे हैं, जूलॉजी भी मुझसे पढ़ रहे हैं। देखो यार, इतना विश्वास दिलाता हूं बच्चों लोगों, आप लोगों के साथ कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। आंख बंद करके विश्वास करना आप लोगों मुझ पर। ठीक है, एक बार आप डाउट देख लेते हैं बच्चों। अपन ने अपना उपकला उत्तक पूरा कंप्लीट हो गया है। उपकला उत्तक बिल्कुल बेटा नोट से पूरा नीट। अपने बायोलॉजी में, बॉटनी, जूलॉजी में अगर आप मेरे नोट्स फॉलो कर रहे हो, उसके अलावा कोई सवाल नहीं जरूरत पड़ने की। ठीक है पंकज जी, अब एक चीज है, चलो पंकज जी ने एक सवाल पूछा है, उसका जवाब दे देता हूं। पंकज जी पूछ रहे हैं सर आप काफी चीजें स्किप। बेटा सबसे पहले एक चीज सुन लो, यह उपकला उत्तक आपके नई एनसीईआरटी में तो है भी नहीं। मैंने आपको इसलिए बताया था। देखो यार बेटा, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। बहुत सारी चीजें, ये वो सारी चीजें हैं जो नई एनसीईआरटी में दे भी नहीं रखी हैं, फिर भी अपन इसके बारे में काफी पढ़ रहे हैं। बेटा इसमें बहुत ज्यादा चीजें पढ़ोगे वो काम की नहीं है, यही तो मैं बता रहा हूं। जो जरूरी चीजें हैं, जो काम की चीजें हैं वही बताऊंगा। जो चीजें काम की नहीं है वो क्या मतलब है। सोचो, अपन इस उपकला उत्तक के अंदर मैं आपको और डिटेल के उदाहरण बताऊंगा, बेटा वो काम ही नहीं आने हैं। यही तो पंकज जी आपको मैं समझाना चाहता हूं। जितनी चीजें जरूरी हैं वो सब बता रहा हूं, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतने सवाल तो आपके बनने भी नहीं है, नई एनसीईआरटी में तो है भी नहीं। आप समझ रहे हो, आप अपनी नई एनसीईआरटी में सीधा मेंढक दे रखा है आपको। इस साल सवाल भी मेंढक पे आया था, ये तो उपकला उत्तक तो आपके नई एनसीईआरटी में दे ही भी नहीं रखा है। फिर भी ताकि आप लोग कोई पुराने सवाल देखो, आप उसमें अटको नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूं। विश्वास रखो यार बेटा, कोई चीज काम की चीज नहीं मिस करवाऊंगा। जितनी चीजें जरूरी हैं सब लिखाऊंगा। हो सकता है आपने कहीं और कुछ चीजें पढ़ी होंगी, उसमें सर वो उसमें तो और भी डिटेल बता रखी है। अरे बेटा वो जरूरत ही नहीं है। एनसीईआरटी खोल के तो देखो, नई एनसीईआरटी में ये इतना कुछ दे ही नहीं रखा है, और पुरानी एनसीईआरटी में जितना था मैंने आपको सब बता दिया है। पता ही है ना सबको, पेपर एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता। जब फालतू चीजें आती ही नहीं है तो क्यों टाइम खराब करना है। पंकज जी आप विश्वास रखो यार, आप लोगों के साथ बिल्कुल गलत नहीं होने दूंगा। ट्रांजिशनल उपकला होती है बेटा, लचीली उपकला होती है, बहुस्तरीय होती है, और ये फैलती है सिकुड़ती है, फैलती है सिकुड़ती है। इसके अंदर मूत्र भरता है मूत्राशय में तो फैल जाती है, मूत्र निकलता है तो वापस सिकुड़ जाती है। तो ये लचीली उपकला को ट्रांजिशनल उपकला कहते हैं बेटा। अधेरिंग जंक्शन बता दिया ना बेटा, आसंजी कोशिका को जोड़ने में काम कर रहा है बेटा।
दो कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़ने में काम कर रही है संधि वो। ठीक है फैजान बेटा, अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो जंतुओं में संरचनात्मक संगठन वाला चैप्टर है बेटा, वो पढ़ रहे हैं। और उसमें अपन जंतु उत्तक पढ़ रहे हैं। जंतु उत्तक में अपन ने उपकला उत्तक पढ़ा है बेटा। सभी संधि जोड़ने का काम कर रही है? नहीं बेटा नूर जी, अलग अलग है ना। पदार्थों को लीक होने से रोक रही है, वो दृढ़ संधि है। जोड़ने का काम कर रही है, आसंजी संधि है। और पदार्थों को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भेजने का काम कर रही है, वो अपने पास अंतराली संधि है बेटा। अलग अलग काम है ना। और ये संधियां सिर्फ उपकला में होती है बेटा, केवल उपकला उत्तक में होती है बेटा। बॉटनी में यकीन 1.0 में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों ये आपके पास बेटा तेल ग्रंथियां त्वचा पे होती है। तेल पदार्थ नहीं कहते हम लोग, हमारी स्किन ऑयली होती है। कोई लोग होते हैं उनकी स्किन ऑयली होती है। ऑयली मतलब उनकी त्वचा पर तेल ग्रंथियां होती है बेटा। हमारे में सब में होती है। किसी में ज्यादा तेल का स्त्रावन होता है, किसी में कम। नहीं कोमल जी जरूरत नहीं है बेटा फिर तो, ठीक है। एनसीईआरटी तो नहीं आपके पास। अरे यार मैं फिर बता रहा हूं, आपके पास एनसीईआरटी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा। नोट्स में जो आपको बता रहा हूं, नोट्स में जो आपको लिखा रहा हूं वो पर्याप्त है। आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी इस नोट्स के अलावा। हां इस चैप्टर में अपन कॉकरोच और फ्रॉग दोनों पढ़ेंगे बच्चों। इसी चैप्टर में बेटा कूट स्तरीय, अल्फिशा जी मैंने जानबूझ के नहीं बताया। कूट स्तरीय जो होती है, एक कूट स्तरीय होती है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड उपकला, वो अभी नहीं बताया बेटा, वो श्वसन में बताऊंगा। श्वसन में जब अपन ट्रैकिया की बात करेंगे ना बेटा, ट्रैकिया में आपको अलग से लिखाऊंगा कि उसमें कूट स्तरीय उपकला होती है। मैंने कहा था ना हर चीज जरूरी नहीं है यहां पे बताऊं, वहां पे बताऊंगा। मानव कारिकी में, मानव कारिकी में श्वसन पढ़ेंगे। श्वसन में अपन जब ट्रैकिया पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा कूट स्तरीय बेटा। हर चीज कर लेंगे यार, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, आपको हर चीज बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज एक बार सुन लो। देखो सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल मैं आपको बता देता हूं बच्चों। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम बता देता हूं, वो आप उस पर जुड़ जाइएगा। नाहाटा सर 360 आर्मी, ये बच्चों टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। नाहाटा सर ऑफिशियल के नाम से बच्चों मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा, ठीक है ना। नाहाटा सर ऑफिशियल, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है बेटा, उसमें भी आप जुड़ सकते हो मुझसे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने यार नाम आपको दे ही दिया है, ठीक है। डीपीपी आपको आज से मिल जाएगी बच्चों। अगर जिन बच्चों के पास मॉड्यूल है, जिन बच्चों के पास मॉड्यूल है वो उपकला उत्तक के क्वेश्चंस कर सकते हैं। और जितना हमने पढ़ा है बच्चों उतना बढ़िया तरीके से आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर बता रहा हूं यह टॉपिक आपको नई एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट जितना हम पढ़ रहे हैं उतना पर्याप्त है, जितना हम कर रहे हैं उतना पर्याप्त है बेटा। अगले क्लास में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी ले आऊंगा। अभी तो ये रहा नाम, इससे आप सर्च मार लेना। और इंस्टाग्राम पे मैं आप लोगों को नाहाटा सर ऑफिशियल के नाम से मिल जाऊंगा, ठीक है बच्चों। कल आप लोगों से फिर वापस मुलाकात होगी। शिवांशी जी बेटा किसी से देखो यार इग्नोर मैं किसी को नहीं करता यार बेटा। चैट देखने का समय कम मिलता है बेटा, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको चीजें आसानी से आसान करके बता दूं। कल अपन आपसे लाइव क्लास में मुलाकात होंगे। कल अपन संयोजी उत्तकों की बात करेंगे बच्चों, ठीक है। बस आप बढ़िया तरीके पे विश्वास रखो, दिल पे हाथ रख के आपको बता रहा हूं, विश्वास करना, पूर्ण रूप से विश्वास करना। आप लोगों को जूलॉजी बिल्कुल आसान से आसान करके पढ़ाऊंगा, जितनी जरूरत है उतना ही पढ़ाऊंगा। फालतू चीजें नहीं बताऊंगा जो एग्जाम में नहीं आती है। और आपकी कोई दिक्कत, एक सवाल भी आपका एग्जाम में गलत नहीं होने दूंगा, ठीक है बच्चों। चलो भाई।